बंद करें ना। एयर कंडीशन कमरों में बैठकर सीएम साहब बातें कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। वफाकी वज़रा साहिबान कोरोना वायरस उनको लग चुका है। वो आदमी जो खुद लापता हो 3-4 महीने से, वो अचानक से नमूदार हो और इस किस्म के इल्जाम लगाए जिसको उन्हें पता कुछ नहीं। लाड़काना, जैकाबाद, गोटकी, एक अस्पताल नहीं है जिसमें वेंटिलेटर लगा हो। ऐसे लगता है कि हमने कोई ऐसा फैसला कर दिया जो सबकी मर्जी के खिलाफ था। से किसी की सियासत का भी फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि इस सूरत हाल के अंदर कौम आपको और हम सबको मुतहद देखना चाहती है। इसके ऊपर सियासत जब जो 2-3 हफ्ते से हो रही है, इसको बंद करें। मैं देख रहा हूँ कि एक ऐसा तबका ऐसे लगता है कि जैसे वो चाहते हैं कि यहाँ ज़्यादा इफेक्ट हो कोरोना, ताकि वो अपनी सियासत चमकाएं, गवर्नमेंट को कुछ कहें। मैंने पहले भी कहा था ये वक्त इंशाअल्लाह ताला गुजर जाएगा और फिर हम बाकी चीज़ें भी कर लेंगे। इस वक्त यार माफ़ करो, इस वक्त मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि सिर्फ लोगों की जिंदगी का सोचो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग की और उसके अंदर अपनी हाई पावर टीम के साथ बैठे हुए थे। उसमें उन्हें इकनॉमिक मेजर्स की बात की, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए उनके एडवाइज़र्स ने बताया किस तरह बाहर फंसे हुए पाकिस्तानियों को अब पाकिस्तान लाने के लिए भरपूर कार्रवाइयाँ शुरू हो रही हैं। इवन इंटरनेशनल फ़्लाइट्स खोल दी जाएंगी आने वाले दिनों में, कमर्शियल फ़्लाइट्स भी होंगी। फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और लोन्स और सब कुछ ओवरऑल और इंडस्ट्री की बातें हुई, बहुत अच्छी बातें हुई एंड उस पर हम अलग प्रोग्राम करेंगे। लेकिन 2 बातें वज़ीर-ए-आज़म ने की जो परेशान कुन थी। उन्होंने कहा कि कोरोना के ऊपर उनको अफसोस है कि पॉलिटिक्स हो रही है, और फिर पहले असद उमर बात कर रहे थे। असद उमर ने बात करते हुए कहा कि जी हमारी एक मीटिंग हुई नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की, उसमें एक वज़ीर आला ने कुछ बातें इन्फॉर्मेशन मांगी, कुछ बातें की। अगले दिन स्पेशली एक और मीटिंग कॉल की गई, उसमें इत्तेफाक राय से फ़ैसले हुए। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसी वज़ीर आला वाला ने ऐसी बातें की कि लगता था हमने कोई बहुत बड़े गलत फ़ैसले कर लिए। फिर इमरान खान साहब ने भी कहा कि जब लोग इत्तेफाक राय से फ़ैसले करते हैं तो और उसके बाद जाके जब दूसरी बात होती तो दिस इज़ सैड, ऑफ कोर्स इंडीड इफ़ इट इज़ राइट इट इज़ सैड। और उस पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अफसोस की बात है कि सियासत हो रही है कोरोना के ऊपर। क्लियरली ये जो रेफरेंसेस थे ये सिंध गवर्नमेंट के थे और जो चीफ़ मिनिस्टर इन क्वेश्चन था वो सिंध के चीफ़ मिनिस्टर से। तो हमने सोचा कि आज इन्हीं बातों पर क्यों ना उन्हीं से बात कर ली जाए और कुछ चीज़ें जिस पे क्लैरिटी चाहिए, हमें भी पता लगे, आपको भी पता लगे कि क्या अंदर वो कुछ और बात करके आते हैं और बाहर आके वो बातें दूसरी करते हैं, और अगर ऐसा है तो क्यों है। इसके अलावा और भी बातें करेंगे। और हमारे आज के गेस्ट हैं हमारे साथ चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब। शाह साहब, आज प्राइम मिनिस्टर की ब्रीफिंग से शुरू करते हैं। आज जो प्राइम मिनिस्टर की बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग थी जिसके अंदर इकनॉमिक मेजर्स भी उनकी टीम अनाउंस कर रही थी बाकी, लेकिन 2 बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई। पहले असद उमर ने बात करते हुए कहा कि जी अप्रैल 13 को कोऑर्डिनेशन जो कमेटी है इसकी मीटिंग हुई जो प्राइम मिनिस्टर हेड कर रहे थे, जिसमें सारे चीफ मिनिस्टर्स भी थे। उन्होंने आपका नाम तो नहीं लिया लेकिन क्लियरली आपको अलूड कर रहे थे। उन्होंने कहा जी उन्होंने एक चीफ मिनिस्टर ने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी, कोई बातें की, तो उस अर्जेंसी के तहत प्राइम मिनिस्टर ने अगले ही दिन यानी कि 14 को दोबारा एक मीटिंग रख ली और फिर उस मीटिंग में कुछ फैसले कंसेंसस के इत्तेफाक राय से हुए। लेकिन उसके आधे घंटे बाद चीफ मिनिस्टर्स ने जाके एक प्रेशर कर दिया और ऐसी बातें की, लगता था कि जैसे हमने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है और जो बातें अंदर होती हैं इत्तेफाक राय से उनको बाहर जाके और रंग दिया जाता है। खैर ये तो असद उमर बात कर रहे थे। फिर दोबारा जब वज़ीर-ए-आज़म बात करने शुरू तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ही टॉक्ड एट लेंथ के बड़ा अफसोस की बात है कि सियासत हो रही है इस इशू के ऊपर। और फिर उन्होंने भी यही कहा कि जब एक बार ही सारे एग्री कर लेते हैं अंदर तो फिर बाहर जाके स्टेटमेंट्स और नहीं इशू आनी चाहिए, वो ख़ुद भी और उनके लीडरान भी। आई थिंक रेफरेंस वॉज क्लियरली टू बिलावल भुट्टो, और वो भी करते हैं। एक तो मैं ये बताइए कि 13 तारीख को क्या ऐसे कंसेंसस हुए थे जिसको बाद में आपने अगले दिन जाके टोटली उसके उलट बात की, और अगर आप किसी चीज़ पर डिसएग्री कर रहे थे तो फिर आपने पहले इत्तेफाक राय किया क्यों? कैन यू जस्ट ब्रीफ ऑफ? मालिक साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका मुझे लेने का शो पे। मालिक साहब, मैंने अभी प्राइम मिनिस्टर साहब की ब्रीफिंग आज वाली नहीं सुनी अभी तक। मैं बाद में देख लूँगा कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या बात की असद उमर साहब ने या प्राइम मिनिस्टर साहब ने, लेकिन ये तो मुझे पता है ना कि 13 और 14 तारीख को क्या हुआ था, तो उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। 13 तारीख मैं शुरू और पहले से करूँगा। 1 अप्रैल को एक प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ चारों चीफ मिनिस्टर्स, PM
AJK, CM गिलगित बल्तिस्तान, हमारी एक जो मीटिंग होती है NCC की, वो मीटिंग हुई थी। उसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट ने एक रोड मैप दिया। फेडरल गवर्नमेंट ने, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने प्रेजेंटेशन की, और डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने प्रेजेंटेशन में जो कंक्लूजन थी वो ये कही कि जी अभी तक जो लॉकडाउन हो रहा है उसको 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया जाए और इस लॉकडाउन को मज़ीद मौसर किया जाए, मोर इफेक्टिव लॉकडाउन। एंड देन तीसरी चीज़ ये थी कि दिस शुड बी रिव्यूड आफ्टर 2 वीक्स। फिर हमारी 13 अप्रैल को मीटिंग हुई, उसके बीच में भी एक मीटिंग हुई थी, और 13 अप्रैल को जब मीटिंग हुई तो उसमें बात करनी शुरू की कि जी हमने ये खोलना है या ये चीज़ें ऐसे करनी है। उस पर मैंने कहा कि जी फर्स्ट को ये आपकी रिकमेंडेशंस थी जो हमने पूरी तरीके से मानी, और आपकी रिकमेंडेशंस में कहा गया था कि 14 अप्रैल को यानी 2 हफ्ते बाद रिव्यू करेंगे। तो लेट अस रिव्यू द सिचुएशन फर्स्ट, और उसके बाद आप बताएं कि ये चीज़ें हमने करनी है। और मैंने बड़ा क्लियरली बताया कि ये चीज़ें अगर मैंने ही कहा था कि आपने जो करना है, जो हम चाहते हैं कि इकट्ठा पूरा मुल्क एक चीज़ करे, एंड प्राइम मिनिस्टर साहब यू लीड दिस। आप हमें लिख के भेज दें आज, हम आपको जिस वक्त भी लिख के भेजेंगे, आई प्रॉमिस यू दैट ड्यूरिंग द नाइट हम उसको रिव्यू करके आपको जवाब दे देंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देंगे। फिर कल आप जो फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा हमारे पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के बाद। प्राइम मिनिस्टर साहब वॉज वेरी वेरी काइंड टू एक्सेप्ट दिस। उन्होंने कहा कि जी वैसे तो मैं आज ऐलान कर रहा था जो भी करना था मुझे, नाउ आई विल वेट फॉर 24 आवर्स एंड आई विल डू इट टुमारो। और उन्होंने मेहरबानी उनकी, उन्होंने यही किया। उन्होंने एक चीज़ और असद उमर साहब ने उस दिन ऐड की कि सुबह 10 बजे यानी अगले दिन 14 तारीख को 10 बजे एक मीटिंग होती है जो होनी थी, जो असद उमर साहब ने प्रिसाइड करनी थी। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि अगर मुझे कहा और बाकी चीफ मिनिस्टर्स को भी कहा कि अगर आप लोग उस मीटिंग में आ जाएं, अदरवाइज़ चीफ सेक्रेटरी अटेंड करते हैं, तो हम उस पर कुछ आगे बढ़ सकेंगे और प्राइम मिनिस्टर साहब को अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकेंगे। एग्जैक्टली यही हुआ। रात को थोड़ा लेट इन द इवनिंग हमें फेडरल गवर्नमेंट से उनके प्रपोजल्स आ गए, जो भी उन्होंने SOPs देनी थी, जो चीज़ें खोलनी थी। हमने अपना रिस्पांस उनको उसी रात को वापस भेजा। अगले दिन सुबह 10 बजे जब हम मीटिंग में बैठे, जिसमें असद उमर साहब इस्लामाबाद से उस मीटिंग को प्रेसाइड कर रहे थे, और मैं एक चीफ मिनिस्टर था, एक गिलगित बल्तिस्तान के थे, और आज़ाद जम्मू और कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर थे। बाकी 3 सूबों के चीफ सेक्रेटरीज थे। और जो हमारा रिस्पांस था, असद उमर साहब ने उसी को बेस बनाया और उसको हमने डिस्कस किया। उसमें जो हमारी चीज़ें जिस पे हमने एग्री नहीं किया था, जो हमने ऑब्जेक्ट किया था, या हमारी ऑब्जर्वेशन थी कि ये नहीं खोलना चाहिए। पहली चीज़ थी, मुझे जो भी याद आ रही है, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स आप बंद रखें, ना खोलें। पहले फेडरल गवर्नमेंट का कोई एक व्यू था, लेकिन उन्होंने एग्री किया, वेरी काइंड ऑफ देम। ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ का था कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है उनका ख्याल था खोलनी चाहिए। हमारा ख्याल था कि जी नहीं, अगले 2 हफ्ते अभी ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि इस वक्त कोई ऐसी मेजर कार बाइंग नहीं हो रही। फेडरल गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट्स का कहा, हमने कहा जी बिल्कुल खोल लेते हैं एक्सपोर्ट्स विथ एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्री जो है विथ SOPs, और SOPs उनके साथ एग्री हुई। चौथी चीज़ थी जो कंस्ट्रक्शन में हमारी रिजर्वेशंस थी कि जी ये क्यों खोल रहे हैं, बट हमने एग्री किया। और फेडरल गवर्नमेंट ने ये कहा कि मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं, सीमेंट, स्टील, ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग, ये खोल लेते हैं, और जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वो सूबे अपने SOPs बना के खोलें। ये एग्रीमेंट हुई। जब 4:30 बजे प्राइम मिनिस्टर साहब के पास मीटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर साहब प्रिसाइड कर रहे थे, मुझसे जब पूछा गया, मैंने शायद 15 सेकंड नहीं तो आधे मिनट में कह दीजिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब वी हैड अ मीटिंग दिस मॉर्निंग, और उस मीटिंग में हमने एग्रीमेंट की है और उस पर हम बिल्कुल साथ हैं, हम वो एग्री करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने शुक्रिया भी अदा किया और हमने भी उनका शुक्रिया अदा किया, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसके बाद ख़ुद ब्रीफिंग की। मैंने तो कोई 15 मिनट बाद उस दिन कोई ब्रीफिंग ही नहीं की। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ब्रीफिंग की और बिल्कुल ठीक ब्रीफिंग की। उन्होंने क्या कहा कि ये चीज़ें हम खोल रहे हैं, इस तरीके से खोल रहे हैं, और वही बिल्कुल ये बात कही। और कोई लॉकडाउन मज़ीद 14 दिन का, ही स्टार्टेड विद दैट कि 14 दिन का लॉकडाउन मज़ीद होना है। अनफॉर्चुनेटली जो मीडिया ने या लोगों ने उसको पिक किया,
वो कुछ ऐसा किया कि शायद ईज ऑफ हो गई हैं बहुत चीज़ें। दैट्स वाई ऑन द नेक्स्ट डे यानी 15 अप्रैल को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने सूबा सिंध के हवाले से, मैं तो अपने सूबे की बात कर सकता हूँ, मैंने तो पूरे मुल्क को इस दिन एड्रेस किया था और मैंने कहा कि लॉकडाउन 14 दिन के लिए, वही चीज़ थी जो फेडरल गवर्नमेंट ने कहा। मैंने कहा मज़ीद सख्त लॉकडाउन है और ये बात भी एग्री हुई थी कि जी इट इज़ बेयरिंग फ्रूट, इट इज़ गिविंग पेइंग डिविडेंड्स और लॉकडाउन हमने कंटिन्यू करना चाहिए। और मैंने कहा एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्री शुरू कर रहे हैं, SOPs हम देंगे जो अग्री हुई और SOPs वही हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने कही है और वो SOPs पे अभी शुरू भी हो गया काम और लोग काम शुरू कर रहे हैं। मैंने जो है कंस्ट्रक्शन के बारे में भी बताया कि जी इंडिविजुअल साइट्स को जिसको करनी होगी वो इजाज़त लेगा हुकूमत से, यही प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। मैंने गलत अलग बात क्या की, मेरी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर एक चीज़ बता दें कि उनकी जो बताई हुई हमारी एग्रीमेंट थी उसके ख़िलाफ़ है, आई एम रिस्पॉन्सिबल। मैं एक चीज़ का कह रहा हूँ, हाँ इम्प्रेशन मैंने ज़रूर ये दिया कि लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ, वाकई ख़त्म नहीं हुआ था। अगर लॉकडाउन ख़त्म हो रहा था तो वो 2 हफ्ते के लिए क्यों बढ़ाया? सो आई डू नॉट नो वाई दीज मिक्स सिग्नल्स आर कमिंग। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मुझे उस पूरी, मैंने कहा 1 घंटे तक मैंने कुछ बोला था, उस 1 घंटे में एक सेंटेंस बता दें जो कि हमारी एग्रीमेंट हुई थी फेडरल गवर्नमेंट है उसके ख़िलाफ़ है, उसके बाद तो आप मुझे क्रिटिसाइज़ करें। अब जस्ट फॉर द रीज़न, और मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा मुल्क सूबा सिंध की तरफ देख रहा है तो इसमें मेरा कसूर तो नहीं है। अगर हमने पहले लॉकडाउन स्टार्ट किए और फेडरल गवर्नमेंट की एडवाइस के बगैर पंजाब ने, खैबर पख्तूनख्वा ने और बलूचिस्तान ने उसको फॉलो किया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका, इसमें मेरा कसूर तो नहीं है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ जी आप लीड लें, आप आगे चलें, वील फॉलो यू। तो अगर मैं आपकी बात समझाऊं, मालिक साहब एक सेकंड, एक चीज मैंने नहीं सुना असद उमर साहब ने क्या कहा है या प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा है, बट अगर दे वर अल्यूडिंग टू मी कि मैंने जाके कोई उसकी खिलाफ वर्जी की है, आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट कि मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं कही। मेरी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लफ्ज़ बता दें कि उस एग्रीमेंट के खिलाफ हो, एंड इफ दे आर डूइंग दैट I have very strong exceptions to if they have said it. I have not heard it, so मुझे इतने सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए when I have not heard it. But if they have said it, then and if they have not, I apologize for using these strong words. अच्छा चलें, ये तो obviously we'll revert to them to असद उमर later. ये मुझे बताइए कि आज एक और इम्पॉर्टेंट डिसीजन हुआ है। सिंध में लॉकडाउन बड़ा आपका स्ट्रिक्ट रहा है, एटलीस्ट जिसको पॉलिसी मेकिंग में कहते हैं, मसाजिद के ऊपर दूसरी जगहों पे। आज एक एग्रीमेंट हुआ है प्रेसिडेंट साहब के साथ उलमा मशाइख का, जिसके तहत अब दोबारा वो उन्होंने सेफ्टी मेजर्स के साथ कहा है कि जुमे भी होंगे, इज्तिमात भी होंगे, तरावियाँ भी होंगी रमज़ान में, और ऐसे ही आगे फिर मुहर्रम भी आ जाएगा। ये अब जो सारा हो रहा, साथ ही आज वज़ीर आज़म ने कहा है कि अप्रैल 15 से 25 तक इज़ अ वेरी क्रिटिकल पीरियड और बहुत ज़्यादा उसमें परेशानी भी है और देखना है। पहले तो क्या आप इस डिसीजन को सपोर्ट करते हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने आज तय कर दिया है कि ये तमाम इज्तिमात होंगे? बिकॉज अभी तक जितने हमने देखे हैं तो अभी तक तो हमने सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट होते नहीं देखे इबादत गाहों में या तमाम जगहों पे। आप इस डिसीजन को सपोर्ट करते हैं? डू यू थिंक ये रहेगा, सेफ रहेगा? अगेन मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूंगा आपको। उलमा से हमने बात शुरू की थी आज से 3 हफ्ते या महीना हो गया जब पहला जुम्मा आया था, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। उन्होंने हमारे साथ बैठ के और इस चीज़ पे एग्री किया। पहले जुम्मे पे थोड़ी सी जो प्रॉब्लम्स हुई थी उनको एड्रेस किया गया, और जो परसों बल्कि कल सॉरी जुम्मा था उस पर आजकल डेज़ का हम बिल्कुल सेंस लूज़ कर गए हैं, कौन सा संडे कब है और मंडे कब है। तो खैर फ्राइडे को जब वो काफ़ी, और उससे एक दिन पहले फिर उलमा इकराम से मैंने मुलाकात की जो कराची बेस्ड थे, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उलमा का कि उन्होंने हर तरीके से हमें मदद की। मैं फिर आपको 13 अप्रैल को बल्कि 14 अप्रैल को ले जाऊँगा। 14 अप्रैल को सुबह जब असद उमर साहब से बात हुई तो उस सारी डिस्कशन के बाद मैंने कहा एक चीज़ हम भूल गए कि आपने रिलीजियस प्लेसेस, मसाजिद को ख़ास तौर पे कैसे करना है। और मैं ये कहूँगा कि जो भी आप SOP करें दें, आज अगर कोई रिलैक्सेशन देते हैं या नहीं देते तो मसाजिद को ज़रूर एड्रेस करें सबसे पहले। और फिर मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को लेटर दैट आफ्टरनून जब 14 तारीख को मीटिंग हुई थी यही कहा था कि प्लीज़ मसाजिद को एड्रेस करें, और हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा
कि हम मसाजिद से कहें कि जी आपके ऊपर तो वही कानून लागू है लेकिन हम कंस्ट्रक्शन खोल रहे हैं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने कहा भी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसी दिन कहा 14 तारीख को कि 2 दिन बाद हमारी उलमा के साथ मीटिंग है और हम उसमें उसको एड्रेस करेंगे। मैंने फिर उन्हें कहा कि मैं रिक्वेस्ट ये कहूँगा कि आज ही आप एड्रेस करें इस चीज़ को, बट प्राइम मिनिस्टर साहब की ये बात थी। फिर हमारा ये ख्याल था कि जुम्मे से पहले उसको एड्रेस कर देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उलमा के साथ मीटिंग एक फेडरल गवर्नमेंट ने, प्रेसिडेंट साहब ने आज की है, वो 18 यानी सैटरडे को स्केड्यूल कर दी उन्होंने, और एक बीच में जुम्मा आ गया। इस वजह से फिर मैंने थर्सडे शाम को उलमा इकराम से मिला, और मैं एक बार फिर कहता हूँ आई एम वेरी ग्रेटफुल, उन्होंने पूरी तरीके से कोऑपरेट किया। और जब हमने उस रात को उलमा के साथ बैठ के ऐलान किया कि जी कल 12 बजे से 3 बजे तक वही सख्त लॉकडाउन होगा, लोगों को ज़रूरत नहीं है बाहर निकलने की, घरों पे इबादत करें, और उन्होंने इंडोर्स किया सिंध हुकूमत के इस एडवाइस को, और मसाजिद खुली, मसाजिद में नमाज़ें हुई, लेकिन उसी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड जो था 3 से 5 लोग वैसे जुम्मे की नमाज़ हुई। और अगली सुबह पंजाब ने भी उसको अडॉप्ट किया, बाकी सूबों ने भी अडॉप्ट किया। यही चीज़ पंजाब से मैंने कोई 10 साढ़े 10 बजे सुबह उनकी तरफ से ऐलान सुना, बट फेडरल गवर्नमेंट स्टेड अवे। अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, उस दिन उलमा से बात हुई थी, मैंने यही कहा था और कि जी जो भी आपकी 18 को मीटिंग होगी, जो भी एग्रीमेंट होगी, हम पाकिस्तान को एक देखना चाहते हैं। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ, कल मेरी प्रेसिडेंट अलवी साहब ने मुझे फ़ोन किया था, वेरी काइंड ऑफ हिम, उन्होंने मुझसे डिस्कस किया था। उन्होंने मुझे कहा कि जी चीफ़ सेक्रेटरी साहब को आप भेजें कि इस मीटिंग को अटेंड करें। चीफ़ सेक्रेटरी सिंध गए थे और हम हर चीज़ जो अग्री हुई है उसको तस्लीम करते हैं। कोशिश करेंगे कि वो SOPs इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है, लेकिन वो SOPs इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और उलमा इकराम से एक बार और सारे लोगों से जो मसाजिद में जाएंगे उनसे दरख्वास्त है कि वो अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने प्यारों की, ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों की ज़िंदगी के लिए उस SOP से। अच्छा, शाह साहब ये बताएं, तो एक इंसिडेंट हुआ था कराची में, जब एक आपकी खातून SHO थी, उनको भी तशद्दुद हुआ, मस्जिद के बाहर वो आई थी, सारा किया। फिर हमें ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ने उसको बिल्कुल हश हश कर दिया कि नहीं, कोई एक्शन नहीं होगा उन लोगों पे जिन लोगों ने हमला किया, सब कुछ। अगर आप फ्रंट लाइन सोल्जर्स, आपके लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जिनको आप डिपेंड करते हैं, लोग चीज़ें डिसिप्लिन करें, अगर उनके पीछे हुकूमत वक्त पॉलिटिकल मसलतों की वजह से नहीं खड़ी होगी तो कैसे कल को काम करेंगे? उस केस का क्या किया आपने? उस पर कोई एक्शन होगा उन लोगों पर? मालिक साहब, आपको पता नहीं किस लिए कहती है, 2 इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं। लेकिन पहली जो जुम्मे को थोड़ी सी हमारे हिसाब से उस जो डायरेक्टिव्स थे या एडवाइस थी गवर्नमेंट की, उसको फॉलो नहीं किया गया, तो कुछ काफ़ी सारी FIRs कटी थी। फिर उलमा के साथ मीटिंग हुई और हमने गवर्नमेंट की तरफ से कहा चलें ये पहला जुम्मा था, उन FIRs को हमने कहा कि हम ख़त्म कर देंगे, जो कानूनी कार्रवाई होगी उसकी तरीके से। फिर अगले जुम्मे को एक लियाकताबाद में वाक़या हुआ, और लियाकताबाद में पुलिस को, जो फ्रंट लाइन हमारे लोग हैं, उनको मैन हैंडल किया कुछ लोगों ने, उनके ख़िलाफ़ FIR हुई। उसमें जो मस्जिद के इमाम थे उनके ख़िलाफ़ भी FIR हो गई थी, लेकिन हमने ये एग्री किया कि जी मस्जिद के इमाम तो बाहर को, वो जो पुलिस को मैन हैंडल किया था जिन लोगों ने, लेकिन वो जो लोग थे उन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। सिमिलरली जो खातून SHO थी जिनके ख़िलाफ़ तशद्दुद हुआ था या एक उनको मैंडल करने की कोशिश की गई थी, उनके ख़िलाफ़ भी बिल्कुल कार्रवाई होगी। यस, जो मस्जिद के इमाम हैं, इसलिए इनिशियली मस्जिद के इमाम के ऊपर भी वो FIR वगैरह कटने की बात हो रही थी, तो वो हमने वो सिर्फ उस हद तक रोकी। अदरवाइज़ वो लोग जो नज़र आ रहे हैं वीडियोज़ में, जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, उनके ख़िलाफ़ बिल्कुल एक्शन होगा। और इसमें मस्जिद का अमला इन्वॉल्व नहीं है, इस पे वो लोग इन्वॉल्व हैं जिन्होंने तशद्दुद किया है, जिन्होंने कानून को की वायलेशन की है। तो आप ये कह रहे हैं कि वो लॉजिकल कंक्लूजन पे मामला लेके जाएगी हुकूमत, उसको पेपर ओवर नहीं करेगी? बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, ये बताएं शाह साहब, आप लोग हमेशा ये कोर्ट्स की इज्जत में क्यों रहते हैं? पहले वो 8 बिलियन पैकेज की बात आ गई तो सुप्रीम कोर्ट ने आपकी पेशी कर ली और काफ़ी सख्त रिमार्क्स आए। अब उन्होंने शायद नेक्स्ट पेशी आपकी 20 या 21 अप्रैल को है प्रॉबली, उसमें आपने सफाइयाँ देनी हैं।
सिंध हाई कोर्ट ने आपसे सफाई मांग ली है, 2.5 लाख जो राशन बैग्स थे वहाँ पे पिटिशन हुई हुई जी, सब स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी चीज़ों की। तो वाई इज़ ऑल दिस हैपनिंग? क्यों ट्रांसपेरेंसी नहीं है? ख़ास तौर पे आपका बयान आया उसने बड़ी कन्फ्यूजन डाल दी कि रात के अंधेरे में हम दे रहे हैं। क्या सरकारी फंड्स की चीज़ें तो रात के अंधेरे में नहीं बांटी जाती? नहीं। नंबर वन, वाई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मालिक साहब आपने कहा, आई टेक अ लिटिल एक्सेप्शन, दिस इज पासिंग अ जजमेंट। No, I'm talking about the comments. I'm not passing any judgment. I'm talking about the comments in the court. नहीं, आपने कहा ना वाई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कोर्ट ने अभी तक कोई ऐसा बात नहीं की। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी हियरिंग जो पिछली मंडे को हुई थी उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस रेज की और फिर जो ऑर्डर है उसमें दी हैं, और उन्होंने प्राइमरीली 2 चीज़ों पे ऑब्जर्वेशंस दी, 2 चीज़ों पे। एक तो हमने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 11 यूनियन काउंसिल्स थी, उनको थोड़ा सख्त उस पर इकदाम लिया था, और लॉकडाउन या उसमें थोड़ी सीलिंग ऑफ यूसीज की बात कर ले, ये थोड़ा सख्त लॉकडाउन किया था उस इलाके पे। उस पर उन्होंने सवाल उठाए कि ये किसी ने अखबारों में रिपोर्ट भी कि बगैर सोचे समझे शायद कर दिया, तो वी रिस्पॉन्डेड टू दैट, और इस मंडे को उसकी दोबारा हियरिंग होनी है। इस वक्त मेरा ख्याल है पूरे मुल्क में, सिंध के हद तक तो मुझे पता है, बाकी मुल्क का खैर वो लाहौर इज़ 1 डिस्ट्रिक्ट, द इंटायर लाहौर तो शायद उधर ज़्यादा हो, लेकिन सिंध के अंदर सबसे ज़्यादा केसेस डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में आए हैं लोकल ट्रांसमिशन के, और उसमें हमने वो यूनियन काउंसिल्स आइडेंटिफाई की, और उन यूनियन काउंसिल्स को आइडेंटिफाई करने के बाद थ्रू अ साइंटिफिक मैनर वी हैव टेकन दैट डिसीजन। परहैप्स वी कुड नॉट एक्सप्लेन टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑन दैट डे, तो वो रिस्पॉन्ड हमने कर दिया है। इंशाल्लाह ताला आई एम वेरी होपफुल कि जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारे जो एक्शंस हैं उनको देखेंगे, इसलिए कि ये पहली बार नहीं हुआ। KPK में इससे पहले सील हो चुके हैं इलाके, इस्लामाबाद में सील हो चुके हैं इलाके, पंजाब के कुछ इलाके सील हो चुके हैं, तो ये कोई नई चीज़ हमने नहीं की थी। मैं अपनी गलती का इतराफ़ करता हूँ कि शायद हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान को एक्सप्लेन नहीं कर सके उस वक्त, बट वी हैव गिवन अ रिस्पांस। I like the way you played safe. I like the way you played safe. Again, मालिक साहब, आई हैव टू प्ले इट सेफ, आई हैव बीन बर्न्ड बिफोर। अच्छा ये बताइए कि नहीं, मैं दूसरी चीज़ भी आपको जवाब दे दूँ सर। मालिक साहब, दूसरी चीज़ का भी जवाब दे दूँ। आपकी मीडिया, मैं आपके, अगेन नॉट यू मालिक साहब, आई एम जस्ट रेफरिंग इट जनरल टर्म्स में, नॉट यू बट आई डू मीन यू, बताएं। मैं किसी और ने एक और सियासी जमात ने उठा के ये चला दिया कि 8 अरब का राशन दे दिया सिंध हुकूमत ने, ठीक है जी, और ये मीडिया में आया, मीडिया से चीफ जस्टिस साहब ने देख लिया। मैं सबसे पहले वो हमने जवाब दे दिया 8 अरब के कहीं करीब भी नहीं है। हमने टोटल उस वक्त तक 580 मिलियन रुपए का राशन दिया था, और हमारी सेकंड ट्रांच 500 मिलियन की इज़ ऑन गोइंग राइट नाउ दे दी। रात के अंधेरे की जो बात की है ना मालिक साहब, ऑन द वेरी फर्स्ट डे वी, ये नहीं कोई रॉकेट साइंस सुनिए कि लोग नहीं समझें कि जी लोगों को आप घरों में बंद कर देंगे तो वो खाएंगे कहाँ से, जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं वो कहाँ से अपनी कमाई करेंगे। देयर इज़ नो रॉकेट साइंस, दिस इज़ वेरी सिंपल, वी नो दी इश्यूज़। हमने पहले दिन से सोचा कि हम कैसे इनको पहुँचाएँ चीज़ें, फलाई इदारों के साथ बात की, हमारे साथ कराची में सबसे ज़्यादा फिलंथ्रॉपी होती है, उन सब ने हमसे मिलकर जब हमने शुरू किया पहली बार तो रोडों पे रश लग गई और लोग जमा होने शुरू हुए। दिस वाज काउंटर प्रोडक्टिव, हमने कहा ये हम नहीं कर सकते। फिर पैसों की जब बात आई, फेडरल गवर्नमेंट से हमने काफ़ी डेटा मांगा, उसमें डिले हुई। देन फेडरल गवर्नमेंट स्टार्टेड देयर ओन प्रोग्राम एंड इन माय ओपिनियन दे हैव, you know, as far as distribution of money, they've done a good job. That was not an issue. That was the easy part. The difficult part was maintaining social distancing and ensuring कि ये वायरस ना फैले, काउंटर प्रोडक्ट कोई चीज़ नहीं हो। I don't think a good job has been done there. उसमें हम भी इन्वॉल्व हैं, इसलिए प्रोविंसेस उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बट मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को और मीटिंग्स में कहा था कि ये बड़ा मुश्किल काम है जो हम अंडरटेक कर रहे हैं। साहब इसमें if I may interject, नहीं, मैंने जवाब नहीं दिया। चलें आप कंप्लीट कर लें। मैं थोड़ी सी बात, हाफ अ मिनट। हमने इसीलिए ये फैसला किया कि हम जो भी राशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इट विल बी एट नाइट, इट विल बी डोर टू डोर। हमने फलाई इदारे अपने साथ रखे, हमने पुलिस और रेंजर्स
उनको साथ रखा है। और मैं जो भी राशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सिंध हुकूमत की तरफ से 300,000 राशन बैग्स अभी तक हमने जो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और इसके अलावा जो फलाई इदारों से हुई है, एक एक राशन बैग की डिस्ट्रीब्यूशन का हिसाब दे सकते हैं। सो यू नो, अच्छा, ये आपने ये बात की, सबसे पहले तो उसको सजा दी जाए ना। आपने ये बात की कि जो एहसास के आप डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि वहाँ पे हजूम बन रहे हैं, सब कुछ सीरियस इशू है। तो आप लोगों ने ये टेलीकॉम कंपनीज वगैरह को इन्वॉल्व नहीं किया? उनका तो बहुत बड़ा नेटवर्क है, फिर किसी का जैज़ कैश चल रहा है, किसी का इजी पैसा चल रहा है, उनके पास पूरी वो डेटा भी है और बहुत चीज़ें उसके अंदर हैं जो बड़ी इफेक्टिवली हो सकता था। तो उस पर आप लोग नहीं गए? मालिक साहब अब बड़ी होशियारी से मुझसे बातें निकलवाना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है जो मैं काफ़ी बातें नहीं करना चाहता। मैंने प्राइम मिनिस्टर को बहुत पहले लिखा था कि जी एन एड हैज़ टू बी गिवन टू द पीपल जो घर पे, देयर इज अ रिटन लेटर, आई डोंट वांट टू सॉर्ट ऑफ से कि एग्जैक्टली क्या क्या था उसमें और चीज़ें, बट एक चीज़ ये भी थी कि आप लोगों को पैसे जो सब्सिस्टेंस अलाउंस है वो लोग जो इफेक्ट हो रहे हैं उनको दें। उसके लिए हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से, फेडरल गवर्नमेंट से कहा कि हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। वी डिवाइज्ड अ मैकेनिज्म, और हमने उसमें कहा कि जी लोग अप्लाई करेंगे थ्रू टेलीफोन, थ्रू अ सिंपल SMS। उस SMS में अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालेंगे। शनाख्ती कार्ड नंबर की देयर बी अ प्रोसेस जिसके थ्रू फिल्टर होगा, जिसमें हमें नादरा से डेटा चाहिए, हमें FIA से चाहिए डेटा, हमें स्टेट बैंक से चाहिए और हमें टेलीकॉम कंपनी से चाहिए। That entire this thing which could have been done in 24 hours, if not 24-48 hours, that took like 2 weeks because the federal government wanted to develop BISP वाले नेटवर्क के थ्रू ये एहसास प्रोग्राम। और फिर उन्होंने अपना ऐलान कर दिया। हमने कहा चलिए ठीक है, इसी तरीके से पैसे मिल जाए। और अब इसमें क्या है, दे ओनली हबीब बैंक और बैंक अल-फलाह, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, सिंध में तो सिर्फ हबीब बैंक है जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। हमने कई बार कहा है कि जी आप इजी पैसा जो बाकी टेलीकॉम कंपनी के आउटलेट्स हैं उनको इस्तेमाल करें, वाइडन करें स्प्रेड, लेकिन वो बात नहीं मानी गई है। दे हैव स्टक विद दिस एंड दैट इज व्हाई वी आर हैविंग दीस प्रॉब्लम्स। तो ये तो एक जनरल कॉमन इंटरेस्ट की बात है। तो क्या आपको इसमें रिलक्टेंस आपको क्यों नजर आता है? क्या पॉलिसी मेकिंग जो इस्लामाबाद है बहुत स्लो है कि वैसे ही सिंध की बात नहीं सुननी? नहीं, मैं कोई क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा। ये जवाब अगर आप उनसे पूछ लें कि वाई दे डिड नॉट डू इट, वी हैव एडवाइज्ड, हमने बहुत बार कहा ये करें। और अनफॉर्चुनेटली मैं ये नहीं कह सकता ना कि जी आप पैसे ना दें, इधर ये 12,000 रुपये जो दे रहे हैं आप ना दें, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की दे रहे हैं आप ना दें। आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे कि जी आप मैनेज नहीं कर सकते। मतलब लुक एट द डिलेमा दैट वी आर इन। यहाँ पे मैं एक ब्रेक लूँगा और ब्रेक के बाद आके ये भी ज़रा बात करेंगे कि कोरोना पे सियासत कौन कर रहा है और फ़ायदे कौन उठा रहा है। हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक टू द शो। पॉलिटिक्स हो रही है कोरोना पे। प्राइम मिनिस्टर का ख्याल था कि पॉलिटिक्स हो रही है, तो यहाँ तक कहा कि कई लोग मायूस हैं कि डेथ काउंट इतना ऊंचा नहीं है कि उस पर फिर गवर्नमेंट की नालायकी पे बात हो सकती, कुछ होती। क्या पॉलिटिक्स हो रही है शाह साहब इस पर? देखें, मैं दुआ मांगता हूँ, आप कहें तो कुरान शरीफ की कुछ आयतें भी पढ़ लूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है और डेथ्स उससे भी कम हो। बाकी सारे जो लोग हमें एडवाइस कर रहे थे, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो कोरोना का पहली बार नाम शायद जनवरी के मिडल के बाद सुना और 26 फरवरी के बाद मुझे पता चला कि ये चीज़ क्या है। और अभी भी मुझे कुछ भी नहीं पता ना, आई हैव नॉट इवन स्क्रैच द सर्फेस कि ये होती क्या चीज़ है। जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ बैठ रहे हैं, जिसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, जिसमें प्राइवेट सेक्टर से इन्फेक्शियस डिजीज़ के एक्सपर्ट्स हैं, वो जो हमें बता रहे हैं और जो दुनिया भर में हम चीज़ें देख रहे हैं, उनकी बेसिस पे हम कुछ चीज़ कहते हैं कि तैयारी कर लेनी चाहिए। मैं अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ, अल्लाह करे कि जो, और ये बात करना कि मायूस होना मेरा ख्याल है बहुत ही नामुनासिब किस्म की बात है, बहुत नामुनासिब है। शायद जो, मैं फिर क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता, लेकिन शायद जो लफ्ज़ प्राइम मिनिस्टर साहब से प्रेस ब्रीफिंग में निकल गए थे वो रिपेंट कर रहे हैं उनको
इस वजह से उन्होंने ये कहा है एक भी डेथ हुई तो दैट इज़ वन टू मैनी। सही। अच्छा ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर का डिलेमा भी समझ आता है, वो कहते हैं इकोनॉमिक बैलेंस बुरा हाल है लोगों का, विच इज़ ट्रू, और लेकिन मुझे लॉकडाउन नहीं समझ आ रहा आपका भी और फेडरल गवर्नमेंट का भी, कि फॉर एग्जांपल अगर आपने दुकान वर्कशॉप्स खोल दी हैं और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें नहीं खोली तो समझ नहीं आती, दर्जी अगर आप खोल रहे हैं और कपड़े की दुकानें बंद हैं वो भी मुझे समझ नहीं आता, अगर आपने आम आदमी के लिए कंस्ट्रक्शन साइट्स या दूसरी चीज़ें ये दुकानें और चीज़ें लिमिटेड खोल रहे हैं लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है तो लोग कैसे जाएंगे? ये ज़रा मुझे आप समझा दें कि लॉकडाउन अब आपने भी 5 बजे की लिमिट लगाई हुई है, उस पर क्रिटिसिज्म ये है कि आप थोड़ा टाइम जब रखते हैं तो दुकानों में रश बढ़ता है, अगर आप भी लंबा टाइम रखें तो उन दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग ईजी होगी। कॉन्ट्रडिक्शंस, पॉलिसी कॉन्ट्रडिक्शंस और लैक ऑफ सिंक फेडरल और प्रोविंशियल दोनों में नज़र आ रहा है। नहीं, मैं अच्छा होगा अगर ऐसी कोई कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आ रही है तो मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। जो फेडरल गवर्नमेंट ने, हमने जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री थी, मैंने आपको बताया था, वो बंद करने की बात की, तो ना स्पेयर पार्ट्स वाले खुले हैं ना मैकेनिक्स खुले हैं इन द प्रोविंस ऑफ सिंध। तो एक तो ये चीज़ तो हो गई। फेडरल गवर्नमेंट चाह रही थी कि दर्जी या टेलर्स खुले, हमने कहा नहीं, मुनासिब नहीं है। प्राइम मिनिस्टर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर ने तो कहा था कि जब आपने लोगों को लॉकडाउन किया हो तो कपड़े सिलवाने आएगा कौन, और कपड़े की दुकानें अगर बंद होंगी तो कपड़ा कहाँ से आएगा? तो हमारे पास ये दोनों चीज़ें बंद हैं। तीसरी चीज़ जो आपने बात की, यस सिंध में 5 बजे हम बंद कर देते हैं। इनिशियली हमने कहा था कि 24 घंटे खुली रखेंगे, फिर हमने उसको 8 बजे तक किया या थोड़ा लेट, लेकिन जो एक्सपीरियंस हुआ, देखें जो भी फैसले हम करते हैं इट्स इन अ टास्क फोर्स, उसमें लॉ इन्फोर्समेंट के लोग भी होते हैं। लॉ इन्फोर्समेंट ने हमें कहा कि हमें सनसेट के बाद लॉकडाउन या ये मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से वो एक्सपीरियंस देखते हुए हमने 5 बजे किया। सुबह भी तो 8 बजे खुलते हैं। कराची में मुझे नहीं याद कि मैं इतना छोटा भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी में नहीं याद कि सुबह 8 बजे दुकानें खुल जाती हों, लेकिन अब कराची में सुबह 8 बजे दुकानें खुल रही हैं। और रश जो है सुबह, मैंने 8 साढ़े 8 बजे लोग बाहर आने वाले दिनों में शाह साहब, सो इट्स अ चेंज। आप आने वाले दिनों में सिंध में का लॉकडाउन और सख्त होगा। आज उनकी ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म की मोहित बता रहे थे कि उन्होंने अब फ़्लाइट्स, कमर्शियल फ़्लाइट्स को भी आहिस्ता आहिस्ता खोल रहे हैं। 6 से तकरीबन 7,000 लोगों को आने देंगे शहर के अंदर अराइवल पैसेंजर्स का। एक तो क्या आप सेटिस्फाइड हैं, आपके एयरपोर्ट वगैरह की कंडीशंस ठीक हैं आप मेडिकली, और दूसरा क्या अब आपका लॉकडाउन सख्त होगा मज़ीद कि द वे इट इज़ अभी इसी पे रखेंगे आप? सबसे पहले तो हमारे साथ अभी फेडरल गवर्नमेंट ने शेयर नहीं किया डोमेस्टिक फ़्लाइट्स का, एंड जब भी होगा, जब हमारी अभी 13 या 14 की मीटिंग हुई थी सुबह, तो उसमें डोमेस्टिक फ़्लाइट्स खोलने के लिए कहा था फेडरल गवर्नमेंट का जो प्रपोज़ल था, और हमने उसको अपोज़ किया और बाकी सूबों ने भी मना किया कि नहीं हो। फेडरल गवर्नमेंट ने भी उसको एक्सेप्ट किया कि डोमेस्टिक फ़्लाइट्स नहीं खुलते। देयर वाज एन एग्जांपल गिवन इन दैट मीटिंग के जी किसी एक मुल्क का एग्जांपल दिया गया था कि वहाँ 1000 अमवात हो रही हैं फिर भी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स खुली हैं, तो मैंने यही जवाब दिया था कि 1000 अमवात हो रही हैं और डोमेस्टिक फ़्लाइट्स खुली हैं, तो आप क्या करना चाहते हैं? मतलब देयर वाज अ कॉन्ट्रडिक्शन इन द एग्जांपल गिवन। तो ये जब हमसे शेयर करेंगे वी विल मेक श्योर कि वो प्रॉपर SOPs हों कि ये मैनेज हो सके। देखें, देयर इज़ नो सच थिंग एज नो रिस्क, देयर इज़ ऑलवेज रिस्क, देयर इज़ रिस्क इन दिस थिंग। हम बिल्कुल सब चीज़ बंद नहीं कर सकते। लोगों को फॉर इवन फॉर अ डे हम लोगों को बिल्कुल एक दूसरे से दूर नहीं रख सकते, काम तो चलना है। लेकिन शाह साहब ये बताएं, आपने ही कहा था, आपने ही 1-2 दिन पहले कहा है कि हॉट स्पॉट्स जो से हैं कराची में, कच्ची आबादियों में अनफॉर्चुनेटली शुरू हो गया हुआ है, स्लम्स के एरिए में। अब वहाँ पे जो माशी तौर पे सबसे कमज़ोर तरीन तबका भी वहीं है, अगर वहाँ पे आप टोटल क्लोज डाउन कर देंगे तो किस तरह बैलेंस करेंगे उनकी इकनॉमिक नीड्स को और सारा? ये बड़ा नो विन सिचुएशन टाइप लग रही है। नहीं, नो विन तो नहीं, इट्स डिफ़िकल्ट टू मैनेज। देखें, दुनिया भर में और हमारे यहाँ भी, और ये मैंने फेडरल गवर्नमेंट से भी कहा था कि लॉकडाउन में ईज़ आउट जो करना है ना, इट शुड नॉट बी सेक्टर रिलेटेड कि जी फलाना सेक्टर खोल दो या फलाना सेक्टर बंद कर दो। इट शुड बी जियोग्राफिकल। आप इसकी देखें कि
अगर किसी एक एरिया में यू मैनेज्ड to have no infection, no cases, and through some means of rapid testing or something आप determine कर लें कि जी यहाँ पे नहीं है वायरस की इन्फेक्शन, तो उसको आप मुकम्मल तौर पे खोल सकते हैं इंस्टेड ऑफ कि कहें कि जी नहीं दर्जी खुला होगा, कपड़ा बंद रहेगा और वट एवर। सिमिलरली जो हमारे हॉटस्पॉट्स आ जाएंगे और आए हैं कुछ, उनमें हमने इसी तरीके से मैनेज करना। इट विल बी ईजियर टू मैनेज दो स्मॉल एरियाज कि उनको बंद करके और उनको जो उनकी इकोनॉमिक नीड्स हैं या उनकी खाने पीने की नीड्स हैं वो पूरी की जाएं। एट द सेम टाइम ये इंश्योर किया जाए कि उस इलाके में फर्दर ना फैले और उस इलाके से बाहर ना जाए। अच्छा, नीड्स दिस इज आई एम नॉट सेइंग इजी बट इट इज मैनेजेबल। नीड्स पूरी करने की बात पे आप पे बड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा है। जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन है, उनके जो चेयरमैन है सिंध के, उन्होंने कहा कि जी हम फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बजाय इसके कि हमें कोई एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलें, हमें इंसेंटिव्स मिलें, सिंध गवर्नमेंट ने हमारी तनख्वाहों से 10% काट के कोरोना वायरस फंड में डाल दिया है। ये क्या होना चाहिए ऐसे? अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इनिशियली जैसे हमने शुरू किया था हमें पता था कि पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और हमें पता था कि हमें प्राइवेट सेक्टर से भी डोनेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। हमने इनिशियली शुरू में ही 3 अरब रुपए उस फंड में गवर्नमेंट से डाले और उसमें लोग जो हमारे एम्प्लॉइज़ थे और लो पेड एम्प्लॉइज़ की कम तनख्वाह काटी है, जो हाईएस्ट ग्रेड की 100% काटी है तनख्वाह, उसमें बिल्कुल डॉक्टर्स की या पैरामेडिक स्टाफ की हो गई। मैं ये एश्योर करना चाहता हूँ कि वी विल रिवर्स दैट। वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन इमीडिएटली उसको इसलिए कि इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट वी गेट डोनेशंस फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, वी वांटेड टू फंड दैट अकाउंट थ्रू गवर्नमेंट जो लोग हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि जो तनख्वाहें कटी हैं जी अब आप रिवर्स कर देंगे, तो कब तक रिवर्स कर देंगे? जो मेडिकल पेशे की है ना सिर्फ रिवर्स करेंगे, बट वी आल्सो थिंकिंग ऑफ जो कोरोना कि इसमें फ्रंट लाइन पे हैं उनको एडेड इंसेंटिव देना। इट शुड बी डन विद द नेक्स्ट पे इंशाल्लाह। तब तक हो जाएगा, वर्कआउट कर लेंगे। इट इज़ नॉट ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं मेरे लिए। और ज़्यादा बड़ा इशू पता क्या है कि तनख्वाह थोड़ी सी काट ली है, थोड़ी सी ज़्यादा दे दी, मैंने किसी को डबल पैसे दे दिए, जान तो कोई खतरे में नहीं डालेगा ना डबल पैसे के लिए अपनी। वॉट वी नीड टू डू इज़ मेक श्योर दैट वी इक्विप आप फ्रंट लाइन सोल्जर्स प्रॉपरली, हम उनको प्रॉपर PPEs दें। हमने इसीलिए फेडरल गवर्नमेंट से पहले मदद मांगी थी कि हमें PPEs वो उस वक्त इम्पोर्ट ही हो रहे थे, अभी भी इम्पोर्टेड कहते हैं कि ज़्यादा बेहतर है, वो इम्पोर्टेड PPEs ला के दें। मैं एज चीफ मिनिस्टर सिंध नहीं फ़ोन कर सकता प्रेसिडेंट चाइना को या किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को कि जी हमें ये मदद चाहिए, आपके सप्लायर से आप इन्हें कहें आप हमें दें। प्राइम मिनिस्टर साहब ये कर सकते थे। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड कि जी इसीलिए हम फेडरल गवर्नमेंट को कह रहे थे उल्टा हमारे ऊपर कह दिया कि जी हेल्थ तो अब ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है तो आप खुद ही डील करें इससे। आपने वो पहली मीटिंग का भी आपको कैबिनेट मीटिंग का पता होगा जब कहा गया था कि जी हम सिर्फ इस्लामाबाद को देखेंगे। मैं यही तो कह रहा हूँ जी हमें इस वक्त नहीं ये जरा बताइए ये क्या हुआ था, इसकी तफसील बताइए। तो इतनी लाइन ही आई थी, ये एक्चुअली सीरियसली फैसला हुआ था कि हम सिर्फ इस्लामाबाद को देखेंगे? ये एक कैबिनेट में जो शुरू में मच बिफोर दिस क्राइसिस हिट अस, यू नो द फर्स्ट केस हिट अस, ये एक कैबिनेट मीटिंग, अगेन मैं माफ़ी मांगूंगा अगर ये गलत है, मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर ये गलत है, लेकिन अखबार की रिपोर्टिंग ऐसी हुई थी कि ये कहा गया था कि हम सिर्फ इस्लामाबाद को। अच्छा, ये भी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से आपके लोगों ने भी कहा कि हम मंगवा सकते हैं, हम किट्स और PPE इक्विपमेंट जो है पर्सनल प्रोटेक्शन का हम मंगवा सकते हैं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में है कि फ़्लाइट आने दे और हम सामान मंगवा लें। तो वो कहाँ, वो उस कंट्रोवर्सी का क्या स्टेटस है? मैंने नहीं, हमने मंगाया, हमने शुरू में 10,000 टेस्ट मंगाए थे, लेटर ऑन 50,000 टेस्ट और मंगाए, हमारे पास और भी आ गए, वी बॉट देम जो बाहर से आए। यहीं पे तो मैं कह रहा हूँ फेडरल गवर्नमेंट की मदद की ज़रूरत थी। इस वक्त पूरी दुनिया में इन टेस्ट की वेंटिलेटर्स या बाकी मेडिकल इक्विपमेंट पूरी दुनिया में ज़रूरत है। मेरी बात नहीं सुनेगा कोई और मुल्क का सदर या वज़ीर आज़म, चीफ एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर की बात सुनेगा। दैट्स वेयर द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू प्ले हिज रोल। फ़ोन उठाए कहिए हमें इस मदद की ज़रूरत है, आपके सप्लायर्स भी रेडी हैं, लेकिन चूँकि कई मुल्कों ने एक्सपोर्ट्स बंद कर दी अपनी जगहों से इन चीज़ों की, दैट इज़ वेयर हेल्प इज़ नीडेड और वो हेल्प करें।
यही चीज़ हम कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट हमें मदद करे कि हम वेंटिलेटर्स लेके आएँ, हम टेस्टिंग किट्स लेके आएँ, हमें जो और रिक्वायरमेंट्स हैं वो लेके आएँ। अभी भी मेरी यही डिमांड है कि मेहरबानी करके हमारी मदद करें। यहाँ पे हमने इस वक्त कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है और चीज़ों में रोड्स की बात हो रही है। कुछ सूबे कह रहे हैं जी हम रोड्स बनाएंगे। जो काम करना है आप अस्पताल बनाएं, आप हमें भी मदद करें, आप अपनी जगह पे भी अस्पताल बनाएं, जितने ज़्यादा अस्पताल बना सके हम बनाएं। इस वक्त तो शाह साहब ऐसे एक आपसे लोग गिला करते हैं फॉर नेक्स्ट बजट, मैं ख़त्म कर लूँ जी, मैं ख़त्म कर लूँ। नेक्स्ट बजट के लिए हमारा मेजर फोकस वुड बी हेल्थ सेक्टर। 2 सिंध में पिछले 10 साल में बाकी तीनों सूबों से ज़्यादा अस्पताल बने। एंड आई कैन क्लेम दैट हमारी टर्शरी केयर सर्विस, हमारे हार्ट सर्विसेज, हमारी कैंसर की रिक्वायरमेंट्स, हमारी चाइल्ड डेथ इमरजेंसी इज़ बेटर देन एनी अदर प्रोविंस। बट हमारी भी शॉर्ट कमिंग्स हैं, लेकिन इन शॉर्ट कमिंग्स साहब आपके पास चाह रहे हैं कि पूरा मुल्क फोकस करे। अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेना है और ये इंटरव्यूज़ के बाद जारी रहेगा। भाई बहुत सी बातें हैं, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक टू द शो। केपी के रिलेटिवली छोटा सूबा है, फाइनेंशियली भी अदरवाइज ऑल्सो। उसने भी 1122 की तरह की ज़बरदस्त रेस्क्यू सर्विस बना ली, पंजाब ने भी बना ली। आप लोगों ने तो एक एम्बुलेंस सर्विस नहीं बनाई, तो शुड वी टेक यू सीरियसली जब आप कहते हैं कि हम बहुत बड़े अस्पताल बनाएंगे और चीज़ें करेंगे? नहीं बनाएंगे नहीं, हम बना चुके हैं। इस वक्त भी हमारी टेस्टिंग पर कैपिटा इज़ मच मोर देन एनी अदर प्रोविंस। एंड मैं किसी सूबे को कहना नहीं चाहता, आपने नाम ले लिया तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन उनकी आप चेक कर लें कि उस सूबे की जिसकी आप बात कर रहे हैं उनकी पर कैपिटा टेस्टिंग कितनी है। उधर तो हुकूमत भी इनकी रही है पिछले दौरों में, तो ऐसी चीज़ नहीं है। बाकी यस, रेस्क्यू सर्विस में हमें इश्यूज़ आए हुए थे और हमने उस तरीके पे नहीं आ सके, लेकिन उसके बावजूद हमने जो अमन एम्बुलेंस थी उनको टेक ओवर करके और सिंध हुकूमत उन पे काम करी। एंड वी आर डेवलपिंग दैट। बट हमारी NICVD की मिसाल पूरी दुनिया देता है अब तो। एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम सिंध से बाहर के पेशेंट्स समटाइम्स आउटनंबर द पेशेंट्स इन सिंध। SIUT को आप देख लें। अच्छा शाह साहब मुझे ये बताइए कि बिकॉज वी कमिंग टू द एंड ऑफ अ प्रोग्राम, 2-3 क्विक क्वेश्चंस। एक तो ये कि इस वक्त जो एफर्ट चल रहा है गवर्नमेंट का, फेडरल प्रोविंसेस का मिलके, क्या इसमें सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग, खामी या नुक्स है वॉटेवर जो ठीक होना ज़रूरी है आपके नज़दीक? बिकॉज अब ये एक अस वर्सेस देम हमें सिंड्रोम नज़र आ रहा है, सिंध वर्सेस फेडरेशन, इस्लामाबाद वर्सेस कराची, और बयानात आज भी सुबह सेनेटर फैसल का बयान चल रहा था ये। और हाउ डू वी फिक्स दिस? मैंने तो कोई बयान आजकल देखता नहीं हूँ ज़्यादा, मुझे नहीं पता सेनेटर फैसल ने क्या बयान दिया है। मैं तो आपको शुरू से दिस इंटायर थिंग आई एम अगेन सेइंग प्लीज़ लीड, आप आगे आए, हम फॉलो करेंगे। मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में अगर क्रिटिसिज्म किया है मुझे बताएं, मैंने कौन सी चीज़ उस एग्रीमेंट के बाहर की है जो कहा गया। एक चीज़ बता दें एंड आई विल अपोलोजाइज, आई विल जैसे कहेंगे मैं कहूँगा। इस वक्त हमें मुत्तहद होना है, इस वक्त हमें इकट्ठा होना है। जो हो रहा है आप सब देख रहे हैं, जो एक नया शुरू कर दिया। अगर मैं अपने सूबे के लोगों के लिए मीडिया की मदद लेते हुए उन्हें नंबर्स दे रहा हूँ, उन्हें बता रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो इसमें मैं ख़राबी क्या कर रहा हूँ कि उसको क्रिटिसिज्म किया जाए और क्रिटिसाइज़ किया जाए इस चीज़ को, वो क्रिटिसाइज़ किया। क्या आपके ख्याल में वज़ीर आज़म को क्वालिटी ऑफ एडवाइस अच्छी है वज़ीर आज़म की, जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं? मैं नहीं, क्यों नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं उनके पास, क्यों नहीं होगी एडवाइस अच्छी? व्हाई शुड आई से समथिंग अबाउट एनीबडी? मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि जी हम आपसे के पीछे चलने के लिए तैयार हैं, हर वक्त चलेंगे, लेकिन सिर्फ पॉइंट ये है कि आप हमें साथ तो लेके चलें। आज भी जैसे मुझे नहीं पता अगर कहा गया है कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स हम शुरू कर रहे हैं, पहले नहीं इंटरनेशनल, अभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स का है, और उन्होंने कहा है कि जो बाहर पाकिस्तानी हैं इंटरनेशनल, और उन्होंने कहा कि कमर्शियल एयरलाइंस को भी करेंगे। आई अपोलोजाइज, मैं समझे शायद आप डोमेस्टिक कह रहे थे। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए हमने बात की, जो स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी हैं उनको वापस लाने के लिए, और कल भी कराची में एक फ़्लाइट आई है। हम उनको हमारा ख्याल था कि एक लंबे अरसे के लिए क्वारंटीन करना चाहिए और टेस्ट करना चाहिए, फिर ये हमने तय किया। और ये मैं आपको कोऑपरेशन की बात बता रहा हूँ, ये हमारा ख्याल था कि 14 दिन क्वारंटीन करो।
फिर हम 7 दिन पे आए कि 7 दिन क्वारंटीन करो, बट उन्होंने कहा नहीं, एक आप एक्सपर्ट्स का ग्रुप बना देते हैं सूबों से भी और फेडरल गवर्नमेंट से भी, और जिस चीज़ पे वो एग्री करें। उन्होंने अब एग्री किया 48 घंटे पे, हम उस पर तैयार हैं। जो चीज़ वो कहेंगे वी विल फॉलो इट, बट इट शुड बी यूनिफॉर्म अक्रॉस द कंट्री। और तो जो आपने कहा था कि जी गोइंग फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, मेरा ख्याल है कि इस वक्त में ख़ासतौर पर नोबडी हैज़ द राइट आंसर, ये मैं कहता हूँ मेरे पास नहीं है। सिर्फ एक मैं कहता हूँ कि नो एक्शन इज़ द राइट एक्शन, वी डू नॉट नो वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, बट इन एक्शन इज़ डेफिनेटली द रॉन्ग थिंग टू डू। और वो ना करें, और जो कर दें, आप दिन में 3 मीटिंग्स बुलाना चाहते हैं 3 मीटिंग्स बुलाएं। हम ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हर वक्त अवेलेबल है। आई हैव नेवर मिस्ड अ मीटिंग जब भी मुझे कहा गया है, जबकि सारे लोग उस पर मौजूद नहीं होते उन मीटिंग्स पे। लेकिन फिर भी अगर मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि मैं साथ नहीं चल रहा हूँ, तो देयर समथिंग रॉन्ग, और वो गलती मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। सर कौन लोग मौजूद नहीं होते? क्या दूसरे सीएम्स कुछ मौजूद नहीं होते? मैं नहीं किसी को कहना चाहूंगा ना, आप मैं पूछ लेता हूँ, क्या सीएम्स मिसिंग थे? चले मैं सवाल कर लेता हूँ, क्या 2 सीएम्स मिसिंग थे, चीफ मिनिस्टर्स? मुझे कोर्ट में तो समझ आता है, यू हैव टू प्ले सेफ व्हेन इट कम्स टू द सुप्रीम कोर्ट। ये तो पब्लिक कोर्ट है, इसमें तो यू डोंट हैव टू प्ले सो सेफ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये डिटेल बता दी थी, आपने नोट नहीं की, मैं क्या करूं? नहीं, 2 सीएम्स मिसिंग थे। आई डिड टेल यू देयर वाज अ मीटिंग एंड देयर एंड मैंने बताया था कौन कौन थे उसमें। तो वो जो नहीं थे, जिनका नाम नहीं लिया। अच्छा, शाह साहब, लास्ट टू बी स्पेसिफिक because मेरे पीछे, because Shah Sahab, the devil lies in detail, so we want the devil to come out. अच्छा, ये मुझे बताइए। I've given you all the details. I've given you all the details. It's up to, it's for you to determine कि मैंने कहा क्या है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर ने बात करते करते एक जुमला बोला कि कोरोना जब भी ख़त्म होगा, 6-8 माह वॉट एवर, ज़ाहिर दुआ तो हम सबकी है जल्दी हो। आप कितना अरसा देखते हैं, आपके एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, और सिंध गवर्नमेंट अपना कोरोना प्लान कितने अरसे के ऊपर प्लान कर रही है, बेस कर रही है? मालिक साहब, इसका जवाब मेरे पास होता तो वो एक एक्सपर्ट थे कुछ दिनों पहले, दिस इज़ नॉट फ्रॉम सिंध, फेडरल गवर्नमेंट से थे, उनसे बात हो रही थी, तो मैंने एक ऑब्वियसली कहते हैं कि दिस इज़ नॉट अ $1 million क्वेश्चन, दिस इज़ अ $1 trillion क्वेश्चन, कि ये अगर पता हो कि कब ख़त्म होना है और कैसे होना है। इस वक्त ये सिचुएशन पूरी दुनिया में है, किसी को पता नहीं है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़, यू नो, ऑब्वियसली प्लान, कीप चेंजिंग आवर प्लान्स एज न्यू डिटेल्स कम इन, और दिस इज़ द बेस्ट वी कैन डू एट दिस टाइम। चलिए, विशिंग यू द बेस्ट। शाह साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर अस। थैंक यू, और अल्लाह आपको भी महफूज रखे और सिंध को भी महफूज रखे। आपने सिंध चीफ मिनिस्टर की बातें सुनी, आपने वज़ीर आज़म और उनकी टीम की बातें भी सुनी। क्लियरली, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में समथिंग समवेयर इज़ गेटिंग लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट एक पेज पे हों और कोई भी पॉलिटिक्स ना करे। इस वक्त मुल्क पॉलिटिक्स के लिए नहीं है, इस वक्त मुल्क कौम के लिए है, और तमाम गवर्नमेंट्स को अपने डिफरेंसेस एक तरफ रख के आपकी और मेरी फलाह का सोचना होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।